अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने माइटोसिस स्टार्ट किया हुआ है। माइटोसिस के दो फेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसमें हम ना कैरियोकाइनेसिस को डिटेल से पढ़ चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस में आई प्रेफर टी एंड मिल्क एंड टी सॉरी। तो इसमें हमने प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस सबके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हम ना साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये, इस सेल ने डिवाइड करना है तो सेल के दो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन कैसे होगी, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसकी डिवीजन अब पढ़ लेते हैं। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होती है, एनिमल सेल में कैसे होती है। अब ये जो प्लांट सेल है ना, उनके केस में, और पहले हम एनिमल सेल की बात करेंगे, फिर हम प्लांट सेल की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन है साइटोप्लाज्म की। ये देखिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। ठीक है, एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल है, हम एनिमल सेल में बात करते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, पहले ना एक फुरो बनती है। फुरो उसको कहते हैं, इंडेंटेशन, एक दराड़, उसको फुरो कहते हैं। कैसे? ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है बाई वाली, क्योंकि एनिमल सेल में होती ही सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो होती नहीं एनिमल सेल में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके सेंटर में बिल्कुल हमारे पास एक शगाफ, एक दराड़, एक फुर्रो, एक इंडेंटेशन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक दराड़ बनना शुरू हो जाती है। अब वो जो दराड़ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरी होती जाती है। ठीक है, और इवेंचुअली उसने गहरी हो के क्या करना है, इतना डीपन हो जाना है, और डीपन होकर इस सेल को मज़ीद दो सेल में डिवाइड कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फुरो जो दराड़ है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे ना एक रिंग बनती है माइक्रोफिलामेंट्स की। हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा, 3 तरह की वो होते हैं स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमने माइक्रोफिलामेंट वहाँ पे डिटेल से पढ़ा, अगर आपको याद हो। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, ये देखिए माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ना, हमने पढ़ा था ये मिलके बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं, लंबे लंबे धागे हैं ऐसे करके। ये लंबे लंबे धागे किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, उसका नाम होता है एक्टिन प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये सही हो गया। वही माइक्रोफिलामेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वही माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे एक रिंग बनाना शुरू कर दी। अब चूँकि माइक्रोफिलामेंट्स किस चीज़ से मिलके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने हैं ना। और एक्टिन प्रोटीन क्या एक्टिन प्रोटीन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये जब माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे सारे आ जाएंगे ना, तो ये वाली जो एक्टिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सुकड़ना। कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सुकड़ना। अब जब वो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखिए पहले इतना साइज़ था, अब साइज़ छोटा हो गया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इवेंचुअली क्या होगा, बिलाखिर वो सेल दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये कहानी है। तो वो कह रहा है कि एनिमल सेल में क्या होता है, एक फुरो, एक दराड़ बनती है। सेल इन द डिवेल्प्स कहाँ पे बनती है, इन द सेल मेम्ब्रेन में बनती है, एट द इक्वेटर, सेल के दरमियान में। इक्वेटर होता है सेल के दरमियान में। एट दिस फुरो, इस फुरो पे, इस दराड़ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म हैज़ अ रिंग। इस फुरो में होता क्या है वो ये बताना चाह रहा है। इस फुरो में हमने पढ़ा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स की एक रिंग होती है। सही हो गया। अब वो जो रिंग होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो जो ये जो रिंग है ना, इस रिंग ने ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड फुरो मूव्स इनवर्ड। और ये जो दराड़ है ये मज़ीद गहरी होती जाएगी। इस तरीके से जब ये गहरी हो जाएगी, इवेंचुअली क्या होगा, पेरेंट सेल पिंच्ड इनटू दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये एनिमल सेल की कहानी हो गई। सही है, अब हम प्लांट सेल की कहानी पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, आपको पता है गोल्जी प्लेटस होते हैं ना, पौधों के अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, बल्कि गोल्जी प्लेटस ने हमारे पास गोल्जी वैक्यूल बनाने होते हैं। अगर मैं आपको गोल्जी प्लेटस का स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ये देखें इस तरह का गोल्जी प्लेटस होता है ये, और ये वैक्यूल बना रहा है, देखें ये, जिनको गोल्जी वैक्यूल कह रहे हैं ये। तो यही वाले गोल्जी वैक्यूल आएंगे और आके वो जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में जमा होते जाएंगे। इस तरह करके सारे आके दरमियान में जमा होते जाएंगे। ठीक, इन्होंने जमा होकर ना सब ने आपस में मिल जाना है, और मिल के एक बड़ी सी ऐसे करके प्लेट बना देनी है। इस प्लेट को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मो का मतलब होता है एक पार्टीशन, एक तकसीम, एक डिवीजन। ठीक है, इसलिए इसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। नाम आप बस थोड़ा सा याद कर लेना, प्लेट का मुश्किल है बच्चों के लिए। फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्लांट सेल में गोल्जी प्लेटस क्या करता है, मेक वेजिकल, वो वेजिकल बनाते हैं गोल्जी प्लेटस। वो वेजिकल्स मूव टू द मिडल, वो दरमियान में सेंटर के आते रहेंगे, सेंटर के दरमियान में आते रहेंगे एंड फ्यूज़, और आपस में फ्यूज़ करके एक एक प्लेट बना देंगे। उस प्लेट को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये जो प्लेट होती है ना, इट ग्रोज आउटवर्ड। ये देखें, ये प्लेट दरमियान में बनी, इसने बाई की तरफ ग्रो करते रहना है, बाई की तरफ ग्रो करते रहना है। ठीक, जिस तरह की अगर ये सेल है,
ठीक है। इस सेल में ऐसे करके प्लेट बनी, ये प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके, मजीद गोल्जी वेजिकल इस तरह मिलते रहेंगे और ये बाहर की तरफ ग्रो करती रहेगी और इवेंचुअली ये जाएगी जाके मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन। ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, ये जो सेल प्लेट है, ठीक है, इसने जाना है जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाना है। ये सेल मेम्ब्रेन थी, पौधे के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल है। तो इस फ्रैग्मोप्लास्ट ने जाना है जाके सेल मेम्ब्रेन, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको, दोबारा बताती हूँ, ये फ्रैग्मोप्लास्ट था, फ्रैग्मोप्लास्ट ने जाना है जाके पौधे की सेल मेम्ब्रेन है और ये पौधे की सेल वॉल होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ कर जाना है, सही हो गया। और जब ये फ्यूज़ कर जाएगी उसके साथ तो इवेंचुअली ये सेल अलहदा हो जाएगा, ये सेल अलहदा हो जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रैग्मोप्लास्ट थी, आउटवर्ड ग्रो करती जा रही है, बाहर की तरफ ग्रो करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और इवेंचुअली गई जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल गई। और जब सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल गई ना तो बस फिर तो इसने अलहदा हो जाना है, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मेम्ब्रेन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी, द रिजल्ट इज़ 2 डॉटर सेल और नतीजे में 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है। और देखें आपको नज़र आ रहा है एक सेल से 2 सेल बन चुके हैं, इसी तरीके से एक सेल से 2 सेल बन चुके हैं। तो इस तरह ये सेल साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम माइटोसिस की अहमियत पढ़ लेते हैं, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया माइटोसिस किस लिए ज़रूरी है, ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ के लिए। मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 में हमने ये बात डिटेल में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी कह रही हूँ, सेल साइकिल के लेक्चर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 4 में ही लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि मेल सेल की तरफ से स्पर्म आता है, मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से एग आता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, इन दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनाना है। ये जो जाइगोट होता है ना, ये सिंगल सेल है, इस जाइगोट से तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। कैसे बन गई, एक सिंगल सेल से आपकी पूरी बॉडी, अब जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो कैसे बन गए, वो माइटोसिस से बने। इस सेल ने डिवाइड होते जाना है बिल्कुल, और माइटोसिस से डिवाइड हो गया ना ये सेल, ठीक है। माइटोसिस से डिवाइड हो के इसने पूरी बॉडी बना दी। तो माइटोसिस कहाँ ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, इंक्रीज़ इन साइज़। तो आपके साइज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, बढ़ावा आ रहा है, उसको ग्रोथ कहते हैं। और वो जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है, कैसे आपका साइज़ इतना बड़ा हुआ है एक जाइगोट से, क्यों, क्योंकि आपके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ गए, सेल की तादाद आपके अंदर बढ़ी ना। तो वो सेल की तादाद कैसे बढ़ी, माइटोसिस से बढ़ी। तो माइटोसिस का प्लेज अ क्रूशियल रोल, माइटोसिस का ही तो बहुत अहम रोल है इन ग्रोथ में। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल प्रोड्यूस करके, वो सेल जो अपने ओरिजिनल सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि हमने पढ़ा माइटोसिस में जो नए सेल बनते हैं वो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल उन जैसे होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस ग्रोथ में कैसे इसकी अहमियत है, आप जो एक जाइगोट थे, जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बनी, आप जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और आप इतने ग्रो कर चुके हैं। ग्रो का क्या मतलब है, साइज़ में इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो वो कैसे कर चुके हैं, माइटोसिस की वजह से आपके अंदर सेल्स की तादाद इतनी बढ़ चुकी है माइटोसिस के प्रोसेस से, पहली बात। दूसरी बात, सेल रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो कहता है कि बहुत से सेल्स आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली सेल डाई करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो ये जो सेल है ये भी तो एक लिविंग थिंग है ना, ये भी तो एक, नफ्स से मुराद ये कि लिविंग थिंग, तो ये भी तो लिविंग थिंग है। तो हर लिविंग थिंग को मौत का जायका चखना है, ठीक है। तो सेल भी तो एक लिविंग थिंग है, तो सेल ने भी तो डाई होना है। तो उस सेल ने डाई होना है, ठीक है। उन सेल को फिर रिप्लेस करने के लिए वो जो नए सेल आएंगे वो कहाँ से आएंगे, माइटोसिस के प्रोसेस से आएंगे ना। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन 4 महीने है। 4 महीने के बाद इस रेड ब्लड सेल ने ख़त्म हो जाना है, तो इसकी जगह नए रेड ब्लड सेल भी तो आने हैं ना। तो वो कैसे आएंगे, वो जो पिछले वाले रेड ब्लड सेल्स हैं ना, वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके उन्होंने अपने 2 नए सेल बना दिए थे नए, और वो खुद ख़त्म हो गए हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इसी तरह जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल के अंदर जो सारे सेल्स होते हैं, आपकी जो स्किन है, स्किन के जो मेरे सारे सेल्स हैं, ये सेल्स भी आहिस्ता उतरते जा रहे हैं, ठीक है। और इनकी जगह नए सेल्स आते जा रहे हैं। तो वो जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आप देखते हैं जो न्यू सेल है वो बिल्कुल पुराने सेल की तरह है, कोई फ़र्क है नहीं। तो इसका मतलब है माइटोसिस का प्रोसेस हुआ होगा, क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें नए सेल बिल्कुल अपने पुराने सेल की तरह होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जो ये जो सेल्स हैं इनको नए सेल से रिप्लेस किया जाता है, और जो न्यू सेल होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ द ओल्डर सेल, वो पुराने सेल की बिल्कुल कॉपी हैं। जैसा कि स्किन के सेल देख लें आप, जो मेरे नए स्किन के सेल बन रहे हैं, रोज़ाना स्किन के लिए उतरती रहती है, ठीक है। तो ये जो स्किन के लिए उतर रही है, ये नई स्किन की लेयर आ रही है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है पुरानी वाली की, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स बने थे माइटोसिस से ही तो बने हैं, क्योंकि माइटोसिस से तो वो सेल बनते हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पिछले वाले सेल की, ठीक है। इसी तरीके से रीजनरेशन, तीसरा रीजनरेशन में माइटोसिस का किरदार है। रीजनरेशन में क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि
फ़िश आर्म जो होती है ना, पहले मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, फ़िश आर्म की बाजू का एक आर्म बेचारी की लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो गई किसी भी वजह से, देखें, तो इसने अपनी वो आर्म रीजनरेट कर ली, दोबारा बना ली। कैसे बना ली? माइटोसिस से बना ली, ठीक है। कैसे? इसी तरीके से आपने देखा होगा छिपकली की दुम है, वो काट दो ना तो वो दोबारा अपनी नई दुम रिजनरेट कर लेती है। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे जो सेल्स होंगे ना, ये वाले जो सेल्स होंगे थोड़े बहुत बचे हैं, उन सेल्स ने डिवाइड कर करके अपने नई बिल्कुल उसी वो सेल्स ने अपने जैसे नए सेल बनाए माइटोसिस के प्रोसेस से, और वो इस तरीके से नई दुम बन गई, इसकी नई आम बन गई। सही हो गया। तो वो कहते हैं सम एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के पार्ट को रिजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं इस मकसद के लिए। वो द न्यू फॉर्म दे फॉर्म न्यू सेल, उन्होंने नए सेल बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? माइटोसिस करके। किनके अंदर माइटोसिस होगी? सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो सेल्स थोड़े बच्चे खुचे हैं उनके अंदर माइटोसिस होगी और पूरी नई चीज़ बन जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का किरदार है। कैसे? एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। ए का मतलब होता है विदाउट मतलब इसमें दो सेक्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही सेक्स काफ़ी है। सेक्सुअल में अलबत्ता दो सेक्स की ज़रूरत है, जिस तरह ह्यूमन बींग के अंदर होता है। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें तो माइटोसिस नहीं होती, उसमें मेयोसिस होती है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में जो नई चीज़ बननी है ना, वो तो एग्जैक्ट कॉपी बननी है। तो हम जो बने हैं कि एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं ना, तो ये मेयोसिस है। अलबत्ता ये देखें हाइड्रा है, ये देखें हाइड्रा ना एक पौधा होता है जो मल्टी सेलुलर है, जिसके अंदर काफ़ी सेल्स होते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप से नज़र आता है आपको, चावल के दाने की जितना होता है उससे भी छोटा होता है ये ना हाइड्रा। ये फ्रेश वाटर में रहता है। सही है। ये देखें ये कैसे, इसने ना अपना नया बच्चा बनाना है हाइड्रा ने। सही। तो कैसे बनाएगा? माइटोसिस से बनाएगा। देखें हाइड्रा ने क्या करना है, ये हाइड्रा इसने ना, अच्छा हाइड्रा ने चाहा कि ये ना अपना एक नया बच्चा बनाए, न्यू हाइड्रा बनाए। तो इसके यहाँ पे जो सेल्स थे ना, उन सेल्स ने डिवीजन शुरू कर दी माइटोसिस के प्रोसेस से। देखें ऐसे कर करके और डिवीजन करके यहाँ पे एक बड बना दी। सही। ये देखें ये इसी तरीके से मज़ीद डिवीजन होती जा रही डिवीजन नए, ये जो देखा है आपने जो नए सेल बन रहे हैं वो बिल्कुल पुराने वाले की कॉपी है ना, तो माइटोसिस हुई होगी पक्का। तो ये माइटोसिस चल रही है, तो माइटोसिस होके देखें न्यू बड बन गई। तो ये न्यू बड जब काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगी, गिर जाएगी, तो ये देखें न्यू हाइड्रा बन चुका है। सही हो गया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक ही सेक्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल दो इन्वॉल्व नहीं है। सही है। तो उन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें एक ही सेक्स इन्वॉल्व होता है, ना मेल और फीमेल का कोई तस्वर नहीं है, उनमें माइटोसिस होती है। ठीक है। तो वो कहते हैं माइटोसिस क्या है? इज मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस से, जिस तरह यहाँ पे देखें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है ना, और यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में वो कहता है क्या होता है, हाइड्रा मिसाल के तौर पर रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा, वही ना एक सेक्स ही काफ़ी है। कैसे? बाय बडिंग का प्रोसेस के ज़रिए से। अब बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में माइटोसिस होगी। माइटोसिस फॉर्म द मैस ऑफ सेल। यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा और एक सेल का मैस बनेगा। सेल मतलब सेल की तादाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके बढ़ जाएगी। सही है। ये जो मैस ऑफ सेल है ना, इसको कहते हैं बड बन गई है। ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा की सरफेस पे एक बड बन गई है। सही हो गया। फिर क्या होता है, माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बड। माइटोसिस हुई जा रही कंटिन्यू जारी है ये जो बड के सेल्स के अंदर, एंड इट ग्रोज, और इवेंचुअली ये बड जो होगी वो गिर जाएगी, भारी हो जाएगी ना ऑब्वियसली, तो ये अलहदा हो जाएगी इससे, और जब इससे गिर जाएगी तो ये इसने एक न्यू हाइड्रा बन चुका है, एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और इस तरह एक बड जो है एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर देगी, एक नया हाइड्रा बना देगी। इस तरीके से हाइड्रा ने माइटोसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने नए बच्चे को पैदा कर लिया, अपने न्यू हाइड्रा को बना लिया। सही हो गया। ये माइटोसिस के फ़ायदे थे। कितनी जगह पे फ़ायदे हैं। अब एरर्स इन माइटोसिस, बाज़ औक़ात ना माइटोसिस में गलतियाँ हो जाती हैं, ख़राबी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात वो कहता है कि सम टाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज़ रॉन्ग। माइटोसिस का प्रोसेस गलत और तरीके से होना शुरू हो जाता है। कैसे? देखें एनाफेज में मिसाल के तौर पर क्या हुआ, आमतौर पर क्या होना चाहिए था, इस सिस्टोक्रोमाटिड को इधर चले जाना चाहिए था, इसको इधर चला जाना चाहिए था, जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो क्रोमोसोम है ना, ऐसे करके ये पूरा का पूरा इधर चला गया। ठीक, सारा का सारा क्रोमोसोम इधर चला गया, इधर कोई गया ही नहीं। तो यहाँ पे अब एक क्रोमोसोम कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गए। सही हो गया। समझ रहे हैं आप? ये देखें जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ थोड़ा अच्छे तरीके से। एक ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसे एरर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जैसे कि एक सेल है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये इस सेल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये एक सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है,
ठीक। अब क्या हुआ, एनाफेज का प्रोसीजर, एनाफेज का प्रोसेस हुआ, लेकिन एनाफेज के प्रोसेस के नतीजे में गलती से मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पूरा सिस्टर क्रोमेटिड है ना, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक साइड पे चले गए। हालांकि ऐसा होना चाहिए था एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जाए, दूसरा इस साइड पे चला जाए, लेकिन एरर आ गया, गलती हो गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो एक साइड पे चला गया। अब क्या होता है, जब एक साइड पे चला जाएगा तो इस वाले साइड में जो सेट बनेगा, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम एक ज़्यादा आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, मैं ना म्योसिस के प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो म्योसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं ना, तो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम से 2 डॉटर सेल बनने चाहिए थे, और 2 डॉटर सेल में से इसमें 23 होने चाहिए थे और इसमें 23 होने चाहिए थे। ये नॉर्मल होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन गलती हुई एनाफेज के प्रोसीजर में, जिसकी वजह से वो जो क्रोमोसोम का पूरा पार्ट था वो इधर चला गया, इधर कोई गया ही नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला जो एक सेल बना ना, इस सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है, और इस सेल के अंदर बेचारे के अंदर एक क्रोमोसोम कम रह गया, 22 रह गए, ठीक। अब ये वाला जो सेल है ना, 24 क्रोमोसोम वाला सेल, जब ये जाके कंबाइन, ये फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है, ठीक है, ये ऐसा स्पर्म है जिसके पास 24 क्रोमोसोम है, और जो एग है वो मान लो नॉर्मली आया है जिसमें 23 क्रोमोसोम है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, अब जो बच्चा बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा, उस बच्चे के अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे, 47 क्रोमोसोम आएंगे। नॉर्मली 46 होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 47 क्रोमोसोम आ गई, तो गलती हो गई। तो ये वाले ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ये इनको फॉर एग्जांपल इसी तरीके से एक होता है, इसको एक डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में जो बेबी पैदा होता है ना, उसके पास भी 47 क्रोमोसोम ही होते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, उसमें भी एक्चुअली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक साइड पे ज़्यादा चला जाता है और एक साइड पे कम चला जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होगा वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होगा। अब ये जो बेबी होगा बेचारा, सिर्फ एक क्रोमोसोम का खेल है। आप कहते होंगे एक क्रोमोसोम से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बच्चा, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल लो होता है, बेचारों को कुछ समझ नहीं आती, उनको कोई मतलब मेंटली वो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आती, कोई चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती। स्कूल में बच्चे बहुत वीक होते हैं, इनके हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, हार्ट से ही काम नहीं करते, इनको सांस लेने में मुश्किल पेश आता है। मतलब ये बच्चे बेचारे बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं, सिर्फ एक क्रोमोसोम का ही तो खेल था, ठीक है। तो ये देखें ज़रा आप, माइटोसिस में जो एरर्स है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए उन्होंने वही बताया है मिसाल के तौर पर, ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड दोनों लैदा नहीं हो पाए, जिसके नतीजे में क्या हुआ, वन डॉटर सेल, एक जो डॉटर सेल था उसने रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमेटिड, वो जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड थे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ये इस वाले में चले गए और इस बेचारे के पास एक कमी रह गई, ठीक है। तो एक जो ऐसा डॉटर सेल बना जिसके अंदर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आ गए हैं, ठीक है, एंड अदर विल रिसीव, और जो दूसरा डॉटर सेल होगा उसके अंदर नन, कोई सिस्टर क्रोमेटिड आया ही नहीं, सही। तो क्रोमोसोम में ऑल्सो डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस, इसके अलावा वो कहता है कि ड्यूरिंग माइटोसिस के प्रोसीजर में क्रोमोसोम भी डैमेज हो सकते हैं। ये समझ आ गया आपको। अब देखें, अब ये एक ऐसा, ये वाला 2 सेल बने ना, 2 डॉटर सेल, एक ऐसा डॉटर सेल जिसमें एक सिस्टर, एक क्रोमोसोम ज़्यादा है और एक जिसमें एक क्रोमोसोम कम है। इसमें 40 कितने क्रोमोसोम होंगे, इसमें 24 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, स्पर्म और एग, ठीक है, जब ये फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि एक फॉर एग्जांपल ये जो डॉटर सेल बना है, ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 होने चाहिए थे लेकिन 24 है, एक ज़्यादा हो गया, और इसमें बेचारे में 22 है, ठीक। तो जब ये एबनॉर्मल वाला स्पर्म जाके एक नॉर्मल एग से मिलेगा जिसमें 23 ही क्रोमोसोम है, सही है, लेकिन 23 क्रोमोसोम ही है उसमें, लेकिन जो बदले में ज़ाइगोट बना उसमें कितने क्रोमोसोम आ गए, 47 क्रोमोसोम। तो ये जो 47 क्रोमोसोम वाले बेबीज़ होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, हालांकि एक क्रोमोसोम की तो बात है, ठीक है। तो वही वो बात कर रहा है कि क्रोमोसोम जो दूसरा एरर क्या है कि ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम भी डैमेज हो सकता है, क्रोमोसोम में कोई ख़राबी हो गई हो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक। वो ठीक हो गया, अब ये बात ख़त्म होगी। उसके अलावा वो कहते हैं कैंसर क्या होता है, कैंसर की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ये जो सेल साइकिल का सारा प्रोसीजर था, किसने कंट्रोल किया था, वो जीन्स थी जो कंट्रोल करती थी, DNA के ऊपर जीन मौजूद थी। तो अगर उस जीन्स के अंदर ख़राबी हो जाए, जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही थी, वो म्यूटेटेड हो जाए, ख़राब हो जाए, तो सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, तो सेल जो होगा ना पागलों की तरह डिवाइड होता रहेगा। आमतौर पर क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, वो सेल 2 में डिवाइड हुआ, जीन कहती है बस और डिवाइड नहीं होना, बस काम ख़त्म। लेकिन अगर उस जीन के अंदर ही ख़राबी हो गई तो कौन रोकेगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो ये सेल बस डिवाइड होता रहेगा, ये सेल मज़ीद डिवाइड होता रहेगा, ये मज़ीद डिवाइड होता रहेगा, इस तरीके से डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैसेज ऑफ ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से क्या होता है, मैस ऑफ सेल की इस तरीके से मैसेज बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेल तो डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इसी को तो ट्यूमर कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्यूमर, इन्हीं को तो ट्यूमर्स कहते हैं। समझ आ गई। वो कहते हैं कि
ट्यूमर क्या है, वो जो जीन थी वो ख़राब हो गई, उस जीन की ख़राबी की वजह से क्या हुआ, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती गई और सेल की इस तरीके से मैस बनते गए, इसको ट्यूमर कह दिया। ट्यूमर में गिल्टी ही बनती है ना आपकी बॉडी में। अगर ट्यूमर वो कहता है कि दो तरह के हैं, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। बिनाइन होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। अगर ट्यूमर अपनी जगह पे रहता है, ओरिजिनल लोकेशन में रहता है, वहीं पड़ा रहता है, तो कोई मसला नहीं, इसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर है, वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो ट्यूमर माइग्रेट करना शुरू कर दे, ठीक है, और माइग्रेट करके कहीं बॉडी के कहीं और टिश्यूज़ में जाना शुरू कर दे, लाइक ये जो ट्यूमर है यहाँ पे बना था, ये ब्लड में चला गया, और ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है, तो ये बॉडी में कहीं भी चला गया, ठीक है, बॉडी के कुछ दूसरे टिश्यूज़ में चला गया, लाइक लीवर के अंदर चला गया, लाइक किडनी के अंदर चला गया, लाइक ब्रेन के अंदर चला गया, तो ये खतरनाक ट्यूमर है ना। तो इसको कहते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब खतरनाक ट्यूमर है। तो यही तो कैंसर होता है। समझ आ गया आपको? ट्यूमर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन है जिसमें मैसेज ऑफ सेल बन रहे हैं। अब ये दो तरह का, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन खतरनाक नहीं है, मैलिग्नेंट खतरनाक है। मैलिग्नेंट में क्या हुआ, वो ट्यूमर इन्वेड घुसना शुरू हो गया बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, लीवर में चला गया, किडनी में चला गया, ब्रेन में चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। और मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक ट्यूमर होता है, इसी को तो कैंसर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ के फैलने का प्रोसीजर है। ये बीमारी फैल रही है ना, ये देखें, मेटास्टेसिस क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। कैंसर ब्रेन में था, ब्रेन से लीवर में चला गया, लीवर से किडनी में चला गया, उससे क्योंकि ब्लड में एक बार शामिल हो जाए तो ब्लड से तो फिर कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में घूमना है, सही है। तो इस प्रोसीजर को मेटास्टेसिस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मेयोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और काइंडली आप वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।